Hey guys, welcome back to Kaishan Capital. I hope you are doing well. So we have covered a lot of videos on banking sector. तो मैं आज सुबह उठा और 6 बजे मैंने कमेंट देखा कि भाई आप बहुत अच्छा समझाते हैं, बस आपको एक माइक लेने की आवश्यकता है। तो मैंने बोला ठीक है भाई, आपने पहला कमेंट किया और मैंने आज के आज ये माइक मंगा दिया। अब जो बैकग्राउंड नॉइज़ है वो आपको सुनाई देना बंद हो जाएंगी। तो आज की जो वीडियो है वो है लीज़ रेंटल डिस्काउंटिंग का पार्ट 2। पार्ट 1 में आपको समझा चुका हूँ कि लीज़ और रेंट में क्या होता है। जो लीज़ होती है वो ज़्यादा पीरियड के लिए किसी को दी जाती है, यानी क्या दी जाती है? लीज़ पर। क्या? प्रॉपर्टी। तो कोई प्रॉपर्टी अगर आप किसी को ज़्यादा समय के लिए देते हो, है ना, तो वो लीज़ होती है। कम समय के लिए दी जाती है, दैट इज़ कॉल्ड रेंट। रेंट में यूजुअली जो रेंट होते हैं वो कम होते हैं, लीज़ पीरियड जो होता है वो ज़्यादा होता है। रेंट का जो अमाउंट होता है वो कम होता है, लीज़ का जो अमाउंट होता है वो ज़्यादा होता है। बेसिकली ये कॉमन सेंस वाली बातें हैं। हो सकता है लीज़ पे जो आज चीज़ें ली गई हो ₹1। एक मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। आज ही सुबह मैं उठा और लगभग 8 बजे के आसपास मेरे पास एक नोटिफिकेशन आई। मैं कल ही ढूंढ रहा था कि मुझे कुछ मिले और सडनली मेरे को एक चीज़ें दिखी। आपको मैं चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए। तो तमिलनाडु तमिलनाडु में एक वो आपकी जो सरकार है उसने किसी कंपनी को, ये कंपनी का नाम है कैरियर्स प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी को लीज़ पर कोई एक ज़मीन दी। उसने उस ज़मीन को सब लीज़ पे डाल दिया और उससे करीब करीब 12 लाख रुपए पर मंथ रेंट कमाया विथ 5% एनुअल एस्केलेशन एंड इंटरेस्ट 18% ऑन डिलेड पेमेंट। और लकीली यही मैं आपको समझा रहा था। हुआ क्या कि मद्रास की जो गवर्नमेंट है, तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने किसी एक कंपनी को ज़मीन दी और पता है कितने में दी? ₹1 में। ₹1 पर ईयर रेंट। पर ईयर रेंट, हाँ भाई। लीज़ और लीज़ का जो पीरियड था वो था 99 ईयर। 99 ईयर्स, यानी 99 साल तक। हर एक साल में तो हमें ₹1 देगा, लेकिन तू कुछ ऐसा करे, आप बोलोगे यार ₹1 में कैसे दे सकता है? देखो मैं बताता हूँ। मान लो मोदी जी किसी को ज़मीन दे रहे हैं, अडानी को, अंबानी को, तो लोग सोचते हैं ओए सरकार ने बेच दी ज़मीन। लेकिन अगर हम दूसरे वे में देखें उसको, पता है वो क्यों होता है? क्योंकि जो मैं समझ पाया हूँ, क्योंकि वो कंपनी आएगी, वहाँ पे प्लांट सेटअप करेगी, प्लांट चलाएगी, अपना बिज़नेस चलाएगी, कई लोगों को इनकम मिलती है। आई नो कि जो पॉल्यूशन होता है, एनवायरनमेंट है, जो हमारा वातावरण है, उसका बहुत नुकसान होता है। मान लीजिए गाँव देहात में अगर ज़मीन दे दी तो लोगों को नौकरी तो मिल जाएगी, उनको दिल्ली, मुंबई या किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में नहीं आना होगा, है ना? बट क्या होता है ना, वहाँ की जो अपनी आबो हवा जिसे कहते हैं ना, वर्क लाइफ बैलेंस, वो हिल जाता है पूरा। वहाँ का जो एनवायरमेंटल बैलेंस है वो भी हिल जाता है। तो हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे, हम ये बात कर रहे हैं कि हम ये कल ही बात कर रहे थे लीज रेंटल डिस्काउंटिंग पार्ट 1 में कि भाई ₹1 का रेंट। तो इसमें सरकार ने क्या किया, उसको ₹1 के रेंट पर अगले 99 साल तक, 99 ईयर्स तक उसको दे दिया उस कंपनी को। उस कंपनी ने क्या किया, उस लीज वाली जो लैंड थी उसको सब लीज कर दिया, यानी आगे किसी और को लेट आउट कर दिया। और वहाँ से 12 लाख रुपए का रेंट कमाया। तो सरकार ने केस ठोक दिया हाई कोर्ट में। और मद्रास हाई कोर्ट ने बोला हाँ बात तो सही है यार, सरकार ने जब तुझे ज़मीन दी तो तूने आगे क्यों दी? गलत है ये तो हमारी जो कमर्शियल है, कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन। तो एक्सप्लॉयटेशन एक्सप्लॉयटेशन इज़ नॉट अलाउड। तो हालांकि ये जो टॉपिक है वो दूसरा डिफरेंट टॉपिक है, बट आपको किसी ने किराए पे घर दिया तो आप उसको किसी और को किराए पे नहीं दे सकते। जैसे मैं हूँ, मैंने आपको बताया था मैं खुद एक रेंटेड रूम में रहता हूँ। तो रेंटेड रूम में रहने का क्या होता है, मैंने आज ही अपना रेंट एग्रीमेंट बनाया है मान लो। तो मैंने ना उसमें उसमें देखा एक क्लॉज होता है, 9th क्लॉज, कि यू विल नॉट फर्दर सबलेट दिस रूम टू अनदर वन। सबलेट का मतलब है आपको अगर किसी ने किराए पे रखा है तो आप किसी और को किराएदार नहीं रख सकते। मान लो यहाँ मैं रहता हूँ, इस कमरे में जहाँ मैं वीडियो बना रहा हूँ, एक और कमरा है हमारा और एक किचन है बस। तो उस वाले कमरे में मेरे माता पिता रहते हैं, माँ बाप रहते हैं। तो अगर मेरे माँ बाप वाले कमरे में मैं रहने लग गया और इस कमरे को मैंने किराए पे चढ़ा दिया तो वो एक संगीन जुर्म है। वो जुर्म है क्योंकि आपने उस पर स्टैम्प ड्यूटी पे करी है, आपने साइन किया है कि मैं नहीं दूंगा। और कल को मेरा मकान मालिक मेरे पे केस ठोक सकता है कि तूने ये कमरा किराए पे क्यों दिया। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ से पैसे कमा रहा हूँ। मेरा मान लो इस कमरे का जो रेंट है वो है 9,000 रुपये। तो मैं तो अपने माँ बाप के साथ रहने लग गया उसमें, और मैंने इस कमरे को, इस अकेले कमरे को दे दिया 4,000 रुपये में। यानी कुल मिलाकर मेरा जो है, मेरी जो कॉस्ट ऑफ फंडिंग है वो है 5,000 रुपये।
ये 9,000 मुझे देना पड़ रहा है और 5,000 मेरा यहाँ 4,000 मेरा यहाँ से आ रहा है, तो 5,000 ही मेरा किराया लग रहा है असली में मेरा माँ बाप का, ठीक है। 4,000 मैं यहाँ से कमा ही रहा हूँ, यानी 5,000 मेरा लग रहा है और 4,000 यहाँ से कमा रहा हूँ, टोटल 9,000। ये अलाउड नहीं है। तो मैं चर्चा करने वाला था आज लीज रेंटल डिस्काउंटिंग पे। तो हमने बताया था लीज क्या होता है, रेंट क्या होता है, आप समझिए, पार्ट 1 को देखिए। अब देखो बैंक क्या होता है। बैंक बोलेगा अच्छा, उसमें क्या था, उसमें 5 साल का आपका लॉक इन पीरियड था। लॉक इन पीरियड, जैसे मैं माइक लाया, आज मैं मार्कर लाना भूल गया, वो कल मार्कर ले आऊँगा। अभी आज थोड़ा मेरी वॉइस पर ध्यान दीजिए आप, ठीक है, क्योंकि नॉइज़, जो बैकग्राउंड नॉइज़ है वो बहुत एलिमिनेट हो जाएगा बिल्कुल। तो लॉक इन पीरियड क्या है, 5 साल, यानी अगले 5 साल तक मेरे को पक्का पता है कि फिक्स इनकम है, मेरी इनकम आएगी ही आएगी। तो लेसर ने बोला भाई मेरा लीज एग्रीमेंट है, एलए देख ली, लीज एग्रीमेंट भी देख लिया, ठीक है जी, लीज एग्रीमेंट देख लिया, टेनेंट कौन है। अब बैंक देखा टेनेंट की प्रोफाइल, बैंक बोलेगा अच्छा टेनेंट तो डायरेक्टर है, टेनेंट तो कंपनी है, वो तो सीएफओ है, तो पक्का पक्का हमारी इनकम तो आई जाएगी। तो ये सब चीज़ें बैंक देखता है, वो हम अलग से, मैंने आपको बताया था आपको क्रेडिट एनालिसिस की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो ये सब देख लिया बैंक ने, डॉक्यूमेंट वगैरह साइन करा दिए। बैंक को टेनेंट से कोई मतलब नहीं है, टेनेंट की प्रोफाइल देखेगा बैंक, लेकिन बैंक को टेनेंट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बैंक में डिस्काउंटिंग कराने आप आए हो, लेसर आया है जिसने अपनी लैंड या प्रॉपर्टी को सामने वाले को दिया है, तो तुम आ रहे हो। बैंक को टेनेंट से कोई मतलब नहीं है, बैंक को मतलब है बस टेनेंट से मेरे पास पैसा आना चाहिए। तो बैंक क्या करेगा, डिस्काउंटिंग करेगा, यानी यहाँ पे लिखेगा ईयर, यहाँ लिखेगा अमाउंट, और यहाँ लिखेगा डिस्काउंटिंग फैक्टर। यानी पहले साल मेरे को इनकम आएगी 1,20,00,000। एक महीने का किराया मान लो, एक महीना किराया मान लो 1,20,00,000, तो एक महीने किराया हो गया 10 लाख, ठीक है। तो एक महीने का किराया अगर 10 लाख है, तो एक साल का कितना होगा, 10 × 12 यानी 1,20,00,000। तो 1,20,00,000 हमें अगले साल के एंड में मिलेंगे। मान लो 10 लाख 10 लाख 10 लाख करके 1,20,00,000 हमें अपने एक साल के एंड में मिल रहे हैं, तो हम उसकी डिस्काउंटिंग करेंगे। डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड यही होता है, प्रेजेंट वैल्यू में उसे कन्वर्ट करते हैं, फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में। यानी अगर 1 रुपये हमें एक साल बाद मिलेगा, तो उस 1 रुपये की वैल्यू आज क्या है, तो 10 रुपये, 10 रुपये को, यानी 10 रुपये मतलब 10% के हिसाब से हमने डिस्काउंटिंग, ये होता है डीएफ, डिस्काउंटिंग रेट, डिस्काउंटिंग फैक्टर, इसे डीएफ कहते हैं। यानी 1,20,00,000 का मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होता है। ये देखिए, ये है एक 1, आप हमेशा देखिए 1 डिवाइडेड बाय 1.10। जब आप 1 रुपये पर 10% ऐड करोगे तो कितना आएगा, 1 रुपये 10 पैसे। तो 1 रुपये 10 पैसे आपको एक साल बाद मिलेंगे, तो उसको 1 डिवाइडेड बाय 1 रुपये 10 पैसे डिवाइड करके चलो, तो आपका जो आज का जो वैल्यू है इसकी वो आएगी 0.909। तो जो आपका जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है एक साल के एंड पे वो आएगा 0.909। अब 0.909 को हम 1,20,00,000 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी। तो जो 1,20,00,000 हमें एक साल बाद मिलने वाले थे, उनकी जो आज की वैल्यू है वो है 1,09,10,90,90,90, यानी 1,90,90,9,090। इस तरह से निकालेंगे तो मैं आपको पूरा बता देता हूँ। ये देखो 1 डिवाइडेड बाय 1.10, ये एक साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर, 2 3 4 5, ग्रैंड टोटल का बटन दबाएंगे, जीटी तो 0.379, तो 3.709, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1,20,00,000 से, यानी 4,45,08,000 रुपये, इतनी आपकी वैल्यू आ जाएगी। 1 डिवाइडेड बाय 1.10, 1 2 3 4 5, 3.790। तो 5 साल का जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है, 5 साल का जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है वो है आपका 3.790। इसको हम इसकी वैल्यू से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1,20,00,000, 1,20,00,000 हमको अगले 5 साल तक मिलेंगे, 1,20,00,000 हमको अगले 5 साल तक मिलेंगे। और अगले 5 साल को आज ही हम डिस्काउंट करके ले आए 10% के हिसाब से, तो ग्रैंड टोटल करके क्या आया, 3.790। आई नो आपको ये टॉपिक बहुत भारी लग रहा होगा, लेकिन आप बस अभी समझिए कि होता क्या है। देखिए, आपके दोस्त ने बोला भाई मैं तुझे एक साल बाद ना 1 रुपये दूंगा, आप बोलोगे हाँ ठीक है दे दियो। लेकिन आप अगर बुद्धिमान आप बोलोगे नहीं 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 नहीं, आज के आज मुझे पैसा दे। क्यों, क्योंकि आज का जो 1 रुपये है उसकी वैल्यू एक साल बाद 1 रुपये नहीं रहेगी, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, डिस्काउंट हो जाएगा वो। तो हम
यहाँ रिवर्स कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, यानी जो वो 1 रुपये आपको अगले साल देगा, अगले साल के एंड में देगा, उसकी जो आज की वैल्यू है वो है 0.909, 1 डिवाइड बाय 1.10, 0.909, यानी 90 रुपये आज 90 रुपये, सॉरी 90 पैसे उसकी वैल्यू है। भाई आज के आज में 90 पैसे दे दे, मैं खुश हूँ। और अगर तू आज ही 1 रुपये दे रहा है, भाई बहुत अच्छी बात है, मुझे 1 रुपये दे दे, ख़त्म, क्योंकि तेरा ही नुकसान है उसमें, क्योंकि आज जो 90 पैसे की वैल्यू है वो 1 साल बाद 1 रुपये की वैल्यू हो जाएगी। ये कंसेप्ट है। और देखिए, मैं मान के चल रहा हूँ आपको ये कंसेप्ट आते हैं, क्योंकि डिस्काउंटिंग कैश फ्लो बीकॉम, एमकॉम, सीए, सीएफए, एमबीए में पढ़ाया जाता है। मैं मान के चल रहा हूँ आपको आता है, लेकिन नहीं आता तो एक अलग से वीडियो मैं बना दूंगा डिस्काउंटिंग कैश फ्लो के ऊपर, उसमें ज़बरदस्त तरीके से चर्चा करेंगे कि वो क्या होता है। बस आप ये समझिए, 1,20,00,000 जो आपको अगले 5 साल में मिलने वाले थे, उसको आप डिस्काउंट करके आज की वैल्यू में ले आए, तो 1,20,00,000 अगले 5 साल का जो डिस्काउंटिंग रेट है वो है 3.790 इंटू 3.790, यानी आज जो उसकी वैल्यू है वो है 4,54,80,000 रुपये। 3.790, 4,54,80,000, 4,54,80,000, ये है आज की वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू जिसे कहते हैं पीवी। यानी अगले अगले 5 साल में 1 करोड़ इंटू 20 लाख कितने होगा, 6 करोड़। तो 6 करोड़ रुपए जो हमें 5 साल तक मिलने थे, उनकी जो आज की वैल्यू है वो है 4,54,80,000 रुपये। बैंक बोलेगा अच्छा, बैंक बोलेगा, मैंने आपको बताया था बैंक कभी भी फुल लेंडिंग नहीं करता। बैंक बोलेगा अच्छा, तू 100 रुपये हमसे मांग रहा है, क्या हम तुझे 100 रुपये दें? नहीं तो हम तुझे 100 रुपये नहीं देंगे, हम तुझे 100 रुपये का 80% देंगे। दैट इज कॉल्ड लोन टू वैल्यू रेशियो, LTV, लोन टू वैल्यू। यानी अगर आप 100 रुपये की वैल्यू बैंक को दे रहे हो, अगर आप 4,54,80,000 की वैल्यू दे रहे हो, तो बैंक उसकी पूरी लेंडिंग नहीं करेगा, लोन टू वैल्यू रेशियो, यानी वैल्यू का केवल 80%। कोई बैंक 85% करता है, कोई बैंक 75% करता है। तो मान के चलिए, बैंक बोलेगा हमारा देख, हमारा तो भाई सिंपल है, जिस बैंक में तो आया, हमारे बैंक की जो पॉलिसी है वो है 75%, यानी 4,54,80,000 का 75% हम तुझे लैंड कर देंगे, यानी 3,41,10,000 रुपये। लगे मोटा मोटा मान के चलो 3,41,, 3.41 करोड़ बैंक आपको लैंड कर देगा। तो आई होप आप समझोगे लीज रेंटल डिस्काउंटिंग क्या होता है। देखो होता क्या है, सिंपल वे में समझाता हूँ। अगले 5 साल में जो आपको कैश फ्लो आने वाला है, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर लीज रेंटल। फ्यूचर लीज रेंटल के बिहाफ पर, उसके बिहाफ पर आप बोल रहे हो भाई मुझे, मतलब कौन बोल रहा है, जो बोरोवर बैंक में आया है, जो लेसर बैंक में है, जैसे मैं प्रॉपर्टी इसको दी है, वो बोलेगा भाई और मुझे अगले 5 साल तक पैसा मिलेगा, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, बट वो टेनेंट तो अच्छा है, लेकिन मैं काम करता हूँ, ये रिस्क ना बैंक को दे देता हूँ। हाँ, बैंक को दे देता हूँ। तो बैंक के पास जाएगा, बैंक को बोलेगा भाई देख ये ले मेरा लीज एग्रीमेंट, ये रहा टेनेंट की प्रोफाइल, केवाईसी वगैरह पे तो खुद देख ले। तो बैंक बोलेगा ठीक है। एक कंसेप्ट और है, तो बैंक बोलेगा एक काम कर, हमारे बैंक में एस्क्रो अकाउंट खोल दे। एस्क्रो, ESCRO, एस्क्रो, क्रो होता है ना आपका कौवा, वो एस्क्रो। एक एस्क्रो अकाउंट है, जैसे करंट अकाउंट होता है, जैसे सीसी अकाउंट होता है, वैसे ही एस्क्रो अकाउंट होता है। एस्क्रो अकाउंट में क्या होता है, खर्चा भी वहीं से होता है, पोलिंग वहीं में होती है। खर्चा पोलिंग, खर्चा पोलिंग, पोलिंग मतलब पैसा आता है। जैसे ही आपका जो टेनेंट है वो सीधा आपको नहीं देगा पैसा, मतलब लेसर को नहीं देगा पैसा। अब जो उसकी अथॉरिटी है टेनेंट की, उसको एक नंबर दे दिया जाएगा, बैंक अकाउंट नंबर, दैट इज कॉल्ड एस्क्रो अकाउंट नंबर। एस्क्रो एक अकाउंट नंबर होता है जो बैंक में खुल जाता है, करंट अकाउंट की तरह होता है। वो बैंक में उसी अकाउंट में पैसा जमा करेगा, वहाँ से EMI कटेगी, वो पैसा बच जाएगा सरप्लस, वो बोरोर का, बोरोर मतलब लेसर का। फिर अगले महीने की 11 तारीख आई, उसने उस अकाउंट में पैसा डाला, एस्क्रो अकाउंट में पैसा पूल किया, यानी 10 लाख रुपए देने हैं हर महीने, तो 10 लाख रुपए यहाँ आए, EMI का 8 लाख या 9 लाख के आसपास EMI बनती है, यानी मान लो हर महीने जो रेंट आ रहा है वो है 10 लाख। तो बैंक जो बोलेगा, देख भाई, बैंक बोलेगा जो तूने हमसे 3,41,00,000 की फंडिंग ली है, मतलब एडवांस लिया है, उसको हम अगले 60 महीनों में बांट देंगे। अगले 5 साल का जो हमें इनकम आ रही है, उस इनकम को हम उन 60 महीनों की EMI से बांट देंगे। जैसे ये पेमेंट करेगा लीज की, हम EMI काटेंगे, पेमेंट हुई EMI काटी। तो इतने डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, केवल आपको बैंक में लगवाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि आप बैंक में लगे, आपका जो एग्ज़ाम है, आपका गवर्नमेंट एग्ज़ाम, आप वहाँ पर लिख पाएँ, क्योंकि इतनी डेप्थ में कैलकुलेशन नहीं आती कि भाई डिस्काउंटिंग निकालो, ये निकालो। बैंक के इंटरव्यू में आप जाओगे तो ये नहीं बोलेंगे अच्छा ये बात बता,
मेरी जो इनकम है वो है 10 लाख रुपए, और मैं अगले 5 साल तक, तुझे यही एग्जांपल वहीं कोट कर दिया, तो ये नहीं बोलेंगे कैलकुलेटर उठा और हमें डिस्काउंटिंग करके दिखा, नहीं, ये सब नहीं होता। आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ द लीज रेंटल डिस्काउंटिंग, टेल मी, तो आप बताओगे लीज रेंटल डिस्काउंटिंग क्या होता है कि फ्यूचर रेंटल्स के बिहाफ पर हमें आज लोन दिया जाता है। सेल बिल डिस्काउंटिंग में क्या होता है कि अगले 60 दिन बाद जो डेटर है आपको पेमेंट करेगा, आप उसे आज ही डिस्काउंट करा रहे हो। परचेज बिल में क्या होता है, यहाँ से डेटर जाता है, डेटर बोलेगा देखो यार मैं ना 60 दिन बाद ही अपने ना उसको, अब जो जिससे मैंने सामान खरीदा है, परचेजर बोल रहा है यार मैंने जिससे सामान खरीदा है ना उसको मैं 60 दिन दे पाऊंगा, एक काम करो आप इसको डिस्काउंट करो, उसको पेमेंट कर दो, मैं आपको ना एक 60वें दिन पेमेंट कर दूंगा। तो सेल बिल डिस्काउंटिंग, परचेज बिल डिस्काउंटिंग इज फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, बट लीज रेंटल डिस्काउंटिंग इज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, यानी अगले 5 साल तक तुम, अगले 5 साल का जो बैंक का रिस्क है तुम आज ही बैंक से करवा रहे हो। तो बैंक तो भैया अपनी ज़बरदस्त इनकम कमाएगा, तो बैंक आपसे कोलेटरल लेता है। सिक्योरिटी क्या है, वही जिस लैंड को आपने किसी को लीज पर दिया है उसी लैंड पर मॉर्गेज क्रिएट हो जाता है। यानी मॉर्गेज मैंने आपको बताया नहीं, मॉर्गेज मतलब एक तरह से एक डीड बनती है कि भैया तू कहीं को, तेरा जो लेसर है या लेसी, दोनों, तुम दोनों में से ये कोई लैंड आगे सब लीज नहीं कर पाएगा या किसी और को नहीं दे पाएगा, जो टेनेंट है वही बना रहेगा, तू ही लेसर रहेगा, तो आगे किसी और के नाम पर ये प्रॉपर्टी नहीं करेगा। इस तरह की कंडीशन वगैरह होती हैं, उनको समझने की आवश्यकता नहीं है। तो ये है पूरा कंसेप्ट, क्योंकि आपने पिछले साल मतलब आने वाले कुछ सालों की जो अपनी इनकम है वो आज के आज आपने डिस्काउंट करा दी। तो ये है पूरा कंसेप्ट लीज रेंटल डिस्काउंटिंग का। बैंक यही कहता है, बैंक कहेगा भाई देख टेनेंट तो कहीं जाएगा नहीं। वैसे बैंक को कोई भी मतलब टेनेंट से नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि उसका लेन देन केवल लेसर से है। मैं आया हूँ बैंक अकाउंट, आया हूँ बैंक में अकाउंट खोलने, मैं आया हूँ लीज एग्रीमेंट लेके, भैया देखो ये लीज एग्रीमेंट है, मेरा टेनेंट मुझे पैसा देगा, आप उसको आगे डिस्काउंट करके मुझे दे दो। तो बैंक इतना बड़ा रिस्क उठा रहा है, आपसे कोलेटरल सिक्योरिटी लेगा, उसी उसी जो लैंड है जिसको आपने गिरवी रखा है उसमें मॉर्गेज क्रिएट करेगा, अपना हक बना देगा कि भैया ओनरशिप तेरे पास है, ओनरशिप मेरे पास ही रहेगी लेसर पे। लेकिन कल को तो बेच नहीं पाएगा प्रॉपर्टी जब तक तेरा लोन का अमाउंट पूरा रीपे नहीं होता, जब तक पूरे 60 महीने की पेमेंट हम पे नहीं आती। तो ये है पूरा कंसेप्ट लीज रेंटल डिस्काउंटिंग, LRD का। डिस्काउंटिंग मैंने समझा दी, लीज समझा दिया, टीनेंट समझा दिया। टीनेंट वैसे टीनेंट नहीं होता, लेसी होते हैं उसको, तो टीनेंट समझाओ। टीनेंट हो गया, लेसर हो गया, लीज हो गया, रेंट मैंने आपको समझा दिया। डिस्काउंटिंग क्यों होती है मैंने लोन टू वैल्यू रेशियो थोड़ा बहुत समझा दिया कि 100 रुपये का अगर आप सामान दे रहे हो बैंक को, तो बैंक बोलेगा 100 रुपये के सामान पे 100 रुपये की लेंडिंग नहीं करेंगे हम करेंगे ओनली 75% या 85%। 85 से ऊपर बैंक में कभी नहीं जाता, कोई बैंक नहीं जाता 85% से ऊपर। 15% का वो जो रिस्क है वो अपने साथ ही रखते हैं कि भैया हम ये जगह पास ऑन नहीं करेंगे, रिस्क इज नेवर पास फॉर दैट 15%, ओनली 85% इज पास टू द बोरोवर, कि भैया देख 85% हम तुझे देंगे, 15% हम तुझे नहीं दे पाएंगे। यानी अगर तू 100 रुपये का लोन ले रहा है तो एक काम कर, 100 रुपये के लोन के लिए तू 120%, यानी 1 करोड़ का अगर तू लोन ले रहा है तो 1 करोड़ 20 लाख की प्रॉपर्टी हमारे पास ला, तब जाके तुझे हम 1 करोड़ रुपये देंगे। तो बैंक जो होता है वो 120% का जो मार्जिन है वो बोरोवर से लेता है, वो हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आई होप यू लाइक दिस सेशन। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम दोबारा वीडियो बनाएंगे पार्ट 3। बट आई होप इतना ही आपको समझने लायक था इस वीडियो में, इससे ज़्यादा समझने के लिए इस वीडियो में कुछ नहीं है। प्रॉपर्टी लीज पे दी, सिंपल, 1 मिनट में मैं समझाता हूँ। तो मैं लेसर था, मैंने एग्रीमेंट बनाया कि ये प्रॉपर्टी अगले 10 साल तक, सुन, मैं लेसी को बोल रहा हूँ, देख हम दोनों एग्रीमेंट करते हैं, अगले 10 साल तक तू मुझे लोन देगा, सॉरी लीज रेंटल देगा, ठीक है, तू लीज रेंटल देगा, लेकिन देयर इज़ अ लॉक इन पीरियड ऑफ 5 ईयर, यानी 5 ईयर तक तो तू छोड़ ही नहीं सकता, 5 ईयर तक तो इनकम आएगी। तो बैंक इस लॉक इन पीरियड उठाता है कि कब तक इनकम आएगी ही आएगी। लॉक इन पीरियड उठाया 5 साल, देख हर महीने 10 लाख की इनकम आएगी मेरे को, बोलेगा ठीक है भाई, ठीक है, ये आ गया। आपने अगले 60 महीने की इनकम, 5 साल मतलब 5 साल में 60 महीने होते हैं, 12×5 = 60, तो 60 महीने की इनकम आपने बैंक से डिस्काउंट करा के आज आपने लोन ले लिया, उसकी EMI कटती है, ये एस्क्रो अकाउंट में पैसा डालेगा लेसर, लेसी, यहाँ से पैसा डालेगा, बैंक EMI डिडक्ट करेगा, ऑटो डिडक्ट EMI डेबिट होता जाएगा, एस्क्रो अकाउंट डेबिट, यहाँ से क्रेडिट हुआ, यहाँ से पैसा आया, पूलिंग हुआ क्रेडिट, यहाँ से EMI डेबिट। तो ये है पूरा कंसेप्ट LRD का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू आर डूइंग वेल, आई होप। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए हमारे वीडियोज़ को, और आने वाले समय में हम ज़बरदस्त वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।